हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपक्षय मीन्स वेदरिंग। वेदरिंग चट्टानों के टूटने फूटने की जो क्रिया होती है उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय अनाच्छादन के अंतर्गत ही आता है। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया होती है। अनाच्छादन किसे कहते हैं? जैसे कि धरातल पर कोई उच्चावच स्थित है, ठीक है, तो अब इसमें बाह्य शक्ति जो भी कार्य करती है, अपर्दन फिर अपक्षय। तो अपक्षय क्रिया के कारण इसकी जो चट्टानें होती है वो टूटने लगती है और टूटने के बाद अपर्दन क्रिया के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है। इस प्रकार इस उच्चावच का कटाव होने लगता है और कटाव होते होते धीरे धीरे ये करके कि एक समय ऐसा आता है कि ये जो उच्चावच होता है वो एक समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पूरे क्रिया को क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। मतलब किसी उच्चावच के समतल मैदान तक जो भी क्रिया होती है, किसी उच्चावच के समतल मैदान में परिवर्तित होने तक जो भी क्रियाएं कार्य करती है उनके योग को अनाच्छादन कहते हैं। जैसे अपक्षय और अपर्दन के योग को अनाच्छादन कहते हैं। अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती है। अपक्षय की क्रिया के लिए दो आवश्यक तत्व होते हैं। चट्टानों का विघटन और वियोजन। विघटन किसे कहते हैं? भौतिक क्रियाओं के द्वारा जब चट्टानें ढीली पड़ती हैं तब उसे हम विघटन कहते हैं, और रासायनिक क्रिया के द्वारा जब कोई चट्टान ढीली पड़ती है या टूटने लगती है तब हम उसे वियोजन कहते हैं, ठीक है। अपर्दन को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक हैं। देखो, चट्टानों का संगठन तथा संरचना एक इस प्रकार से अपक्षय को नियंत्रित करते। तो अपक्षय किसी भी प्रकार से हो, वो भौतिक अपक्षय हो या रासायनिक अपक्षय हो, किसी भी प्रकार से हो, उस पर चट्टानों की संरचना, ठीक है, और खनिज संगठन और उसकी जो संधियाँ होती है उसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। कठोर चट्टानों में रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो बहुत ही सीमित स्तर पर होती है। ऐसी चट्टानों में अगर भौतिक अपक्षय हो भी जाता है तो चट्टानों में सिर्फ दरार ही होती है और दरारों के सहारे ही भौतिक अपक्षय होता है। और ये जो अगर कठोर चट्टानों में कोई रासायनिक क्रिया होती है या भौतिक अपक्षय होता है तो ये बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित होती है, जबकि जो मुलायम खनिज वाली जो चट्टानें होती है उनका विघटन बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। और रासायनिक अपघटन के प्रभाव से भी ऐसी चट्टानें जो है वो जल्दी ही अपना रूप बदल कर बालू बन जाती है, छोटी छोटी टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं। ये तो हो गया चट्टान का संगठन तथा संरचना। सेकंड आता है हमारा स्थल के ढाल का स्वभाव, कि हमारा स्थलखंड जो है वो कितना ढाल है, वो तीव्र ढाल है या कम ढाल है, इसके आधार पर भी हम देखेंगे। तो अपक्षय में ढाल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अधिक ढालू चट्टानी भूभाग जो होते हैं वो उसमें रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो बहुत ही कठिनाई से हो पाता है, उसमें बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन भौतिक क्रिया जो होती है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। अब भौतिक क्रिया हो गई किसी भी चट्टान में, मानते कोई तीव्र ढाल की चट्टान है, ठीक है, तीव्र ढाल का ये कोई स्थल है। अब यहाँ पे भौतिक क्रिया के द्वारा किसी चट्टान का अपक्षय हो गया, तो अब यहाँ क्या होगा कि कोई बाहरी शक्ति कार्य नहीं करेगी, मीन्स कि कोई इसमें अपर्दन की शक्ति कार्य नहीं करेगी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ढलान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये खुद ब खुद फिसल कर नीचे आ जाएगी और धरातल और पर्वत या जो भी स्थल है यहाँ पे स्थल की सतह पर आकर एकत्रित हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कोई भी गतिशील क्रिया कार्य नहीं करती है, ये खुद ब खुद और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे उतरने लगती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जलवायु में विभिन्नता। जलवायु कैसे? तो हर जगह हर स्थान की जो जलवायु होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो कहीं मौसमी अंतर पाया जाता है, कहीं तापमान में अंतर पाया जाता है।
तो इस वजह से क्या होता है, देखिएगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेश में भौतिक अपक्षय के लिए आदर्श माना जाता है। भौतिक अपक्षय के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेश, उसको भौतिक अपक्षय के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है, क्योंकि यहाँ दिन में तापमान उच्च होने की वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है कि दिन में तापमान उच्च होता है। तापमान उच्च होने के कारण यहाँ चट्टानें गर्म हो जाती हैं। फिर जैसे ही रात होने लगता है तो रात का जो पिछला पहर होता है उस टाइम पे क्या होता है कि तापमान जो है वो घटने लगता है। तापमान घटने के कारण क्या होता है कि चट्टानें भी ठंडी होने लगती। तो इस तरह की जो प्रक्रिया बार बार चलते रहती है चट्टानों के गर्म होने और ठंडे होने की। तो गर्म जब चट्टानें होती है तो वो फैलती हैं, और जब चट्टानें ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। तो इस तरह से फैलने और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया लगातार होते रहती है, तो इस वजह से क्या होता है कि चट्टानें टूट जाती हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वनस्पति का प्रभाव। ऐसा तो देखिए वनस्पति वाले क्षेत्र में अपक्षय की क्रिया होती है लेकिन अपर्दन की क्रिया नहीं होती है। तो इसमें वनस्पति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कोई पेड़ है, ठीक है, तो वो जब कोई पौधा है तो वो जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसकी जड़ें भी फैलने लगती है। तो जब जड़ फैलने लगती है तो वो अपने लिए जगह ढूंढती है कि मुझे कहीं जगह मिले। तो जब जगह ढूंढती है तो उस वजह से क्या होता है कि चट्टानों का अपक्षय होने लगता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कारक है जो चट्टानों अपक्षय को नियंत्रित करते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट अपक्षय के कारक एवं प्रकार। तो कारक तो बहुत सारे हैं। अपक्षय के कारक है भौतिक या यांत्रिक कारक, भौतिक कारक को ही यांत्रिक कारक भी कहते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक कारक, फिर है प्राणी वर्गीय कारक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है भौतिक या यांत्रिक कारक में, जल है, सूर्य तप, तुषार, वायु और दाब। रासायनिक कारक में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। उसके बाद आता है प्राणी वर्गीय कारक, इसमें आता है वनस्पतियाँ, जीव जंतु और मानव। तो ये तो कारक हो गए, अपक्षय के कारक है ये कि किस वजह से किन किन कारणों के वजह से ये अपक्षय होता है। ठीक है, अपक्षय के पीछे क्या क्या कारक हैं जो कार्य करते हैं। तो जल है, सूर्य तप है, तुषार है, वायु है, दाब है। और रासायनिक कारक में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है। प्राणी वर्गीय कारक में है वनस्पति है, जीव जंतु और मानव। अब हम प्रकार देख लेते हैं कि प्रकार क्या क्या होते हैं। तो विघटन और वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय को निम्न रूप में विभाजित किया जाता है। जो भी कारक विघटन और वियोजन में भाग लेते हैं। ठीक है, विघटन का मतलब होता है कि जब मौसम या वायुमंडल की क्रियाओं जैसे कि ताप हो गया, जल हो गया, ठीक है, हिमवृष्टि हो गया, स्नोफॉल हुआ, इस सब की वजह से जब चट्टानें टूटने लगती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में या बालू में परिवर्तित होने लगती है तो उसे हम विघटन कहते हैं। जबकि रासायनिक क्रिया के द्वारा जब चट्टानें टूटती हैं तो हम उसे वियोजन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। तो ये क्या होता है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, क्योंकि देखिए भौतिक अपक्षय क्या होता है जो वायुमंडल के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे ताप हो गया, जल हो गया, तो ये सब किस में आता है विघटन में। इन सब के कारण क्या होता है विघटन होता है। तो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है। ठीक है, और मजबूत चट्टानें जो है वो निरंतर यांत्रिक या भौतिक प्रभाव से टुकड़ों में बदल जाती हैं। टुकड़ों में बदलने के बाद वो बालू में बदल जाती है। तो इसके निम्न कारक हैं। ठीक है, जैसे तापमान परिवर्तन के कारण ये होता है। तो तापमान जब परिवर्तित होने लगता है तो जहाँ चट्टानों की संरचना अनेक प्रकार के खनिजों वाली होती है, वहाँ दिन में ऊंचे तापमान के कारण
चट्टानें तेज़ी से फैलने लगती है और रात में पिछले पहर में तेज़ी से तापमान घटने से सिकुड़ने लगती। बार बार फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया होने के कारण चट्टानों में दरारें पड़ने लगती हैं और वो टूटने लगती हैं। सेकंड आता है हमारा कि तुषार की वजह से किस तरह से, तो शीतोष्ण प्रदेशों में सर्दियों में क्या होता है कि रात के टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो माइनस पे पहुंच जाता है। तो माइनस पे पहुंचने के बाद जो भी पानी होता है वो बर्फ़ में बदलने लगता है। तो जो चट्टानों के दरारों से जो भी पानी चट्टान के अंदर पे मौजूद है वो क्या होगा कि तापमान कम होने की वजह से बर्फ़ में बदल जाएगा। बर्फ़ में बदला तो बर्फ़ जो है वो पानी से ज़्यादा स्पेस लेता है, ज़्यादा जगह लेती है बर्फ़। तो उस वजह से क्या होगा कि और चट्टानों पर भारी दबाव भी पड़ता है। और फिर क्या होगा कि दिन में जब तापमान थोड़ा बढ़ेगा तो वो बर्फ़ जो है वो फिर से पानी में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया जो होती रहती है। और इस वजह से क्या होता है कि चट्टानों के बीच में जो दरारें हैं उनके बीच दूरी बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो चट्टानें टूटने लगती हैं। उसके बाद आता है वर्षा का जल या तापमान। तापमान की वजह से कैसे, उष्ण प्रदेशों में दिन के समय ऊंचे तापमान रहने की वजह से, जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश में क्या होता है कि दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा तापमान उच्च होता है और चट्टानों पर वर्षा का जल पड़ते ही वो चटक कर टूटने लगती है। कैसे ऐसा होता है, क्योंकि देखिए उष्ण प्रदेशों में क्या होता है कि तापमान तो बहुत अधिक होता है, तो तापमान अधिक होने की वजह से चट्टानें जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। बारिश लगभग 2 बजे के बाद से फिर बारिश होने लगती है। तो उतने गर्म, अगर जैसे जो चट्टानें गर्म हैं तो वो अभी फैली हुई हैं, अब उसमें अचानक से पानी जाएगा तो पानी ठंडा होता है, अब वो चट्टानों को ठंडा करने का कोशिश करेगा, तो चट्टानें खुद को सिकुड़ने की कोशिश करेंगी। तो इस फैलने और सिकुड़ने के कारण ये क्या होती है, चटकने लगती है, चटक कर टूट जाती हैं। और फिर तापमान और वायु की वजह से भी कुछ होता है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में ताप और वायु के सम्मिलित प्रभाव से चट्टानों की परतें उखड़ने लगती हैं। ठीक है, जो रवेदार चट्टानें होती है तो सूर्यताप बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से ऊपर से गर्म हो जाती हैं और फैल जाती है, लेकिन ताप का उत्तम चालक नहीं होने के वजह, जो रवेदार चट्टानें हैं ये ताप का उत्तम चालक नहीं होने की वजह से इसके अंदर में ठंडी बनी रहती है, ठंडा रहता है अंदर से। तो इस तरह का जो तापांतर बनता है, ये अंदर में ठंडा, अंदरूनी परत जो है वो ठंडी है और बाहरी परत गर्म है। इस वजह से क्या होता है कि ये छिलके की तरह हटने लगता है और ये इन परतों को पवनों के द्वारा हटा दिया जाता है और इसे प्याजनुमा अपक्षय भी कहते हैं। ठीक है, फिर होता है दाब मुक्ति। दाब मुक्ति के कारण चट्टानें टूटती हैं। तो किस तरह से टूटती हैं, जब अनाच्छादन के द्वारा धरातल की ऊपरी चट्टानें हट जाती हैं तो उनके नीचे चट्टानें दाब मुक्त हो जाती है। दाब घटने से बाहर निकली हुई चट्टानें फैलती हैं, जिसमें जो जॉइंट्स है उसमें या फिर वो चटकने लगती हैं। इससे पाला और जल विघटन में सहायता मिलती है। ग्रेनाइट चट्टानों में यह क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यांत्रिक अपक्षय। नेक्स्ट आता है हमारा रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं, तो रासायनिक अपक्षय में चट्टानों के खनिजों की संरचना पर जल में घुली विभिन्न गैसों का विशेष प्रभाव पड़ता है। इससे चट्टान के जुड़े हुए कण आपस में ढीले होने लगते हैं। चट्टानों में जो कण होते हैं वो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि अलग अलग होने लगते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं। चट्टान में पूरी तरह रासायनिक परिवर्तन होने से वह नष्ट भी हो सकता है। अगर किसी चट्टान में पूरी तरह से रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वो नष्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कैसे होता है, देखिए पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। ठीक है, पानी में
वर्षा का जल है या सतही जल है, तो इसमें क्या मिला हुआ होता है, तो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। तो इसी वजह से पानी उष्ण या अर्ध उष्ण प्रदेशों में जो लोहांश वाली जो चट्टानें होती हैं उन पर बहुत तेज़ी से प्रभाव डालता है और उनमें जंग लगने की क्रिया होने लगती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन चैप्टर में कि ऑक्सीजन जो है वो फेरस से रिएक्शन करने के बाद फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है। फेरस ऑक्साइड वही हुआ जो लोहे में जो जंग लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोहे में जंग लगता है, जो लोहांश वाली जो चट्टानें होती हैं उन पर भी जंग लगने लगता है। अगर चट्टानों में जंग लग गया तो जाहिर सी बात है चट्टानें कमज़ोर हो जाएंगी। अब जब वो कमज़ोर हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे करके वो टूटने लगती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोनेशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कार्बोनेशन है। तो चूना, चौक और डोलोमाइट जैसी जो अधिक कैल्शियम युक्त चट्टानें होती हैं वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सम्मिलित क्रिया से तेज़ी से प्रभावित होती है। इससे चूने का कार्बन तत्व बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। इसी वजह से क्या होता है, चूने का जो कार्बन तत्व हो जाता है वो बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। इस क्रिया में चूने की चट्टानें बहुत ही तेज़ी से घुलती है। ऐसे चूने युक्त जो चट्टानें होती हैं वो बहुत अधिक कार्बन वाला जल हल्के तेजाब जैसा असर करके चट्टानों को लगातार घोलता जाता है। अब जब घोलता जाता है तो जाहिर सी बात है कि चट्टानें वो ख़त्म हो जाती, उनका अपक्षय हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिलिका का पृथक्कीकरण या डिसलिकेशन। ठीक है, आर्द्र प्रदेशों की आग्नेय चट्टानों पर पानी की क्रिया के प्रभाव से उनसे सिलिका और अन्य तत्व तेजी से अलग होने लगते हैं। आर्द्र प्रदेशों की जो आग्नेय चट्टानें होती है वो पानी की क्रिया के प्रभाव से उनमें जो सिलिका होती है या कोई और भी जो तत्व होते हैं वो बहुत ही जल्दी बहुत तेज़ी से अलग होने लगते हैं। इस क्रिया में क्या होता है कि सिलिका बालू बची रहती है। सिलिका युक्त चट्टानों से जब गैस मिला उष्ण जल क्रिया करता है तो ऐसी चट्टानों का अधिकांश भाग घुल जाता है। इसे ही सिलिका का पृथक्कीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जलयोजन या हाइड्रेशन। जलयोजन या हाइड्रेशन, तो इसमें क्या होता है कि कुछ चट्टानें जो होती हैं जैसे कि बॉक्साइट हो गया, फेल्सपार हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा जल को सोखती हैं। बहुत ज़्यादा जल को सोखने के बाद क्या होता है, इनका वज़न जो है वो 2 गुना हो जाता है। आप किसी कपड़े को भी अगर पानी में भिगोइएगा तो उसका पानी में भीगने के बाद उसका वज़न लगभग 2 गुना हो जाएगा। इसी तरह इन चट्टानों के साथ भी होता है कि बॉक्साइट हो गया या फेल्सपार चट्टानें जो हो गई, ये पानी में भीगने के बाद इनका वज़न जो है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा ऐसी चट्टानों ने भीगने के बाद बहुत ही तेज़ी से अपघटित होने लगती है। और इसी क्रिया में क्या होता है, ये जो फेल्सपार चट्टानें होती है, फेल्सपार चट्टानें ये किस में बदल जाती हैं, ये केओलिन मिट्टी में बदल जाती है। ठीक है, फेल्सपार चट्टानी, इसी क्रिया में क्या होता है कि फेल्सपार चट्टानी केओलिन मिट्टी में बदल जाती। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राणीवर्गीय अपक्षय। इसमें आता है वनस्पति अपक्षय। तो वनस्पतियों के द्वारा अपक्षय किस प्रकार से होता है, तो देखिए वनस्पतियों में तो जंगल में ज़्यादातर मृदा का संरक्षण होता है, लेकिन वनस्पति जैसे जैसे ये कोई भी पौधा है वो बड़ा होने लगता है तो वो खुद के लिए उसकी जड़ें भी बढ़ती हैं तो वो खुद के लिए एक स्पेस मांगता है। ठीक है, तो उसी वजह से क्या होता है कि अपक्षय होने लगता है। जैविक अपक्षय क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं। इनमें से कई ज़मीन में गड्ढा बनाकर या बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, चींटी है, बिच्छू है, सांप हो गया। ये सब क्या करते हैं कि बिल बनाकर रहते हैं। बिल बनाकर रहने की वजह से इससे संगठित मिट्टी ढीली और चट्टानें कमज़ोर होने लगती है। ऐसी चट्टानों को बहता हुआ जल या हवा बहुत ही आसानी से बहाकर ले जाता है। इस वजह से क्या होता है कि इनका अपक्षय हो जाता है। मानव द्वारा अपक्षय किस प्रकार से होता है, तो आधुनिक मानव जो है वो आजकल क्या कर रहा है कि कुछ मशीन्स है या टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए क्या कर रहा है कि पृथ्वी की सतह पर आश्चर्यजनक गति
में गति से परिवर्तन किए हैं, ठीक है। और इस तरह से वो भौतिक और रासायनिक अपक्षय का सबसे प्रभावी कारक माना जाता है। तेजी से होने वाला जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण जो बहुत तेजी से हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, कृषि का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि वायु, मिट्टी और जल में प्राणघातक प्रदूषण के लिए ये उत्तरदायी है। बड़े पैमाने में वनस्पति नष्ट हो रहे हैं। जैसे वनस्पति कैसे नष्ट हो रही है, हम सड़क बना रहे हैं तो सड़क बनाने में मानते हैं कि सपोज़ बीच में अगर कोई पेड़ आ जा रहा है तो हम उस पेड़ को भी क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, वनस्पति की कटाई कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की क्रिया भी मानव की वजह से ही होती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा अपक्षय चैप्टर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपर्दन चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।